जो हम लोग मॉडल डिस्कस कर रहे थे दोज आर डिटर्मिनिस्टिक। नाउ वी विल डिस्कस सम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स। उसमें जो है हम लोग उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। उसमें फर्स्ट इज सिंगल एंड सेकंड इज मल्टी पीरियड मॉडल्स। ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सिंगल ये इस बात से समझिए कि इन्हें सिंगल पीरियड मॉडल एटम्स आर रिसीव्ड इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ठीक है। मतलब सिंगल पीरियड मॉडल में क्या होगा, जो जिस टाइम पे खरीदा है उसी पीरियड के अंदर आपको सामान बेचना है। एक बार आपने अगर वो सामान नहीं बिका तो क्या होगा, वो आपके यूजफुल नहीं है। कौन बार बार माइक खोल दे रहा भाई? तो अगर आपने वो जो आइटम है इन केस ऑफ सिंगल पीरियड मॉडल, अगर वो आप बेच नहीं पाए तो क्या होगा, वो जो है आप नेक्स्ट पीरियड में नहीं ले सकते। ठीक, वो पीरियड, अगर जहां तक आपके पीरियड की बात है, वो पीरियड जो या तो डे भी हो सकता है या मंथ भी हो सकता है या ईयर भी हो सकता है। तो पीरियड से मेरा मतलब है कि एक गिवन टाइम के अंदर आपने कोई सामान खरीदा है, तो अगर वो उस पीरियड के अंदर नहीं बिक पाया है तो आप दूसरे पीरियड में उसको नहीं ले जा सकते। ठीक है, दूसरे टाइम पीरियड में नहीं ले जा सकते, आपको उसी उसमें बेचना है। अगर नहीं बेच पाए तो या तो वो आप उसको ले पूरे तरह से वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो आप एक और चीज कर सकते हैं कि वो जो आपका बचा हुआ सामान है उसको कहीं कम दामों में बेच दें। ठीक है, जैसे इसका सबसे फेमस एग्जांपल आपका न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या होगा, मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर हूं और मैंने न्यूज़पेपर खरीदा, तो अगर वो उस डे के अंदर नहीं बिका मेरा न्यूज़पेपर, तो क्या होगा, मैं नेक्स्ट डे उसको नहीं बेच सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास 100 न्यूज़पेपर थे, उनमें से 5 बच गए हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये 5 जो न्यूज़पेपर है उनको क्या अगले दिन जो है या फिर बाद में मैं कबाड़ी वाले को बेच दूंगा। ठीक है, तो ये 5 न्यूज़पेपर मेरे लिए क्या हो गया, स्क्रैप हो गया एक तरीके से। ठीक है, और जो मैंने ये जनरेट करा 5 न्यूज़पेपर बेच के, दोज आर कॉल्ड साल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो साल्वेज वैल्यू बेसिकली क्या है, द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द अनसोल्ड आइटम इज कॉल्ड साल्वेज वैल्यू। ठीक है, साल्वेज वैल्यू से मेरा मतलब है, जैसे इस वाले एग्जांपल में अगर आपके 100 न्यूज़पेपर हैं, उसमें से आपने 95 बेच दिए, ठीक है, सेम डे के अंदर, और 5 अगर आप नहीं बेच पा रहे। अब ऐसा क्यों है, मैं क्या बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब बात यह है कि जो 95 आपने जो बेचे हैं वो सिर्फ 1 डे के अंदर ही बेच सकते हैं। अगर वो दूसरे दिन बेचने की कोशिश करेंगे तो उस पेपर को, कोई न्यूज़पेपर को कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो एक डे जो है, इसके लिए एक सिंगल पीरियड मॉडल का एग्जांपल है। इसमें एक डे के अंदर जो है ये आपका पीरियड है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि डेज में ही हो, ये मंथ्स में, ईयर्स में और कई बार डिकेड्स में भी हो सकता है। ठीक है, बट उस टाइम पीरियड के अंदर की बात हो रही है। तो ये पांच अब क्या होगा, ये 5 जो बचे न्यूज़पेपर है, अब अगले दिन मैं बेच नहीं सकता हूँ, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कबाड़ी वाले को बेच सकता हूँ। अब कबाड़ी वाला जब मुझसे लेगा तो कम दामों पे लेगा, और जो पैसा मैं जनरेट कर रहा हूँ कबाड़ी वाले को बेच के, दो 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 दैट मनी इज कॉल्ड योर साल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जांपल है न्यूज, सबसे फेमस एग्जांपल है इसको न्यूज़पेपर वाला है। कभी कई बार इसको हम लोग न्यूज बॉय प्रॉब्लम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके अलावा आपके पास, अब अगर शूज की बात करो तो शूज में ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए अभी इस टाइम पे नहीं बिका है तो नेक्स्ट पीरियड में आप उसको ले जा सकते हैं। कौन बोल रहा है बार बार? क्या हो गया भाई, दिक्कत क्या है? ठीक है, अब इसके अदर एग्जांपल हैं, जैसे आपका पीरियोडिकल्स हो गए, जैसे न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया, और मैगजीन। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है न्यूज़पेपर्स। दैट्स व्हाई दीज टाइप ऑफ सिंगल पीरियड प्रॉब्लम्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूज़ बॉय प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसको न्यूज़ बॉय प्रॉब्लम से कई बार बोलते हैं। ठीक है, ऐसी मैगजीन्स के होते हैं, मंथली मैगजीन्स आती है, तो उस मंथ में बिकेंगी, नेक्स्ट मंथ में नहीं बिकती। ठीक, इसके अलावा जैसे एग्जांपल आपके फ्लावर्स हो गए। ठीक है, तो फ्लावर जो फ्लोरिस्ट होता है, जो फ्लोरिस्ट मतलब जो फ्लावर्स को बेचता है बेसिकली, वो कुछ टाइम तक फ्लावर्स को बेच सकता है, उसके एक पीरियड बाद वो फ्लावर्स खराब हो जाएंगे तो उन फ्लावर्स को नहीं बेच पाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो जब खाना बना होता है उसके थोड़े टाइम के अंदर अगर फ्रेश फूड अगर आपने सर्व नहीं करा हो रेस्टोरेंट के अंदर, तो क्या होगा, वो फ्रेश फूड जो है आपके लिए काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको जो है एक तरीके से बाद में रेस्टोरेंट वाले यूज नहीं कर सकते। ठीक, ऐसे क्रिसमस ट्री हो गया, क्रिसमस के टाइम पे यूज होता है। और ऐसे सीजनल क्लॉथ्स हो गए, जो नेक्स्ट सीजन में जो है आपको नया स्टॉक मंगाना पड़ेगा। दीज आर आल्सो कॉल्ड पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, या सब्जी हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, ये सारे क्या है, पेरिशेबल प्रोडक्ट जो सिंगल पीरियड के अंदर हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मल्टी पीरियड मॉडल में क्या होगा, मल्टी पीरियड मॉडल में आपका जो सामान है वो इस पीरियड में तो यूज हो रहा है, और अगर बच गया तो आप उसको नेक्स्ट पीरियड में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड मल्टी पीरियड मॉडल्स।
जो आपका हमारा मेन फोकस होगा वो सिंगल पीरियड मॉडल पे रहेगा इसमें। जो सिंगल पीरियड मॉडल है उसको न्यूज वेंडर प्रॉब्लम या फिर साल्वेजेबल मॉडल भी बोलते हैं। इसमें आपको दो चीजें समझने की बहुत स्टार्टिंग में बहुत जरूरत है। फर्स्ट वन इज योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सरप्लस विच इज योर C1, आई एम डिनोटिंग इट बाय C1, एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज विच इज डिनोटिंग बाय C2। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सरप्लस से क्या मतलब है मेरा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सरप्लस से मेरा मतलब ये है कि जो C1 वो बेसिकली दिखा क्या रहा है। देखिए, अगर आपने एक दिन में Q क्वांटिटी बेच सकते हैं, ठीक है, तो सरप्लस का मतलब है आपके पास Q प्लस सम क्वांटिटी है X मान लीजिए, ठीक है, और जब मैं शॉर्टेज बोल रहा हूं तो उसमें Q माइनस X क्वांटिटी आपके पास किसी दिन है। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास Q माइनस एक्स होगी तो उस दिन आप सामान को पूरा नहीं कर पाएंगे, Q प्लस एक्स होगी तो सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको Q क्वांटिटी के आसपास रखनी कोशिश है। अगर आप फिर से समझिए कि अगर Q क्वांटिटी आप बेच सकते हैं एक दिन में, या आपने बेची है, तो अगर मैं X उसमें ऐड करूं तो Q प्लस एक्स जो है एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा, और Q माइनस एक्स क्या दिखा रहा है, शॉर्टेज दिखा रहा है। अगर आपका Q प्लस एक्स है यानी जो क्वांटिटी है उससे ज्यादा आपके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा आपके पास सामान है, इन दैट केस वो सरप्लस होगा। ठीक है, और वो सरप्लस क्या होगा, वो जो आपने परचेज करा है ये एक्स जो क्वांटिटी है, जैसे हमारे न्यूज पेपर वाले में जो 100 न्यूज पेपर है उनमें से 95 बेच दिए, लेकिन 5 जो बच गए अगर मेरे पास, तो ये 5 जो न्यूज़पेपर है वो मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसका मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे कैसे हम लोग, C1 को कैसे निकालेंगे, दैट के जो उसका प्राइस होगा 5 न्यूज़पेपर का परचेज जो करा होगा, मान लीजिए 2 रुपए का करा आपने परचेज, तो ये 10 रुपए का जो है आपका वेस्टेज हो गया। इसके साथ में अगर आपने कबाड़ी वाले को ये 1 रुपए में बेचा, ठीक है, बाद में, तो ये आपका 1 रुपए वापस आ गया इसमें से, तो 9 रुपए आपका जो C1 की वैल्यू हो जाएगी इन दैट केस। C2 की जो कैसे निकालेंगे, C2 ही बेसिकली जो आप जो है प्रॉफिट कमा सकते थे कब, जब आपका शॉर्टेज हो रहा है। शॉर्टेज कब हो रहा है, Q क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड थी बट आपके पास Q माइनस एक्स है, तो ये एक्स है, वो बेसिकली क्या है आपके पास Q से कम है, और ये क्या दिखा रहा है बेसिकली आपकी जो है क्वांटिटी से कम है देन जो शॉर्टेज दिखा रहा है। और ये जो क्या दिखा रहा है बेसिकली कि ये चीज दिखा रहा है कि आप एक्स अमाउंट और बेच सकते थे, बट आपके पास जो है नहीं, इस वजह से जो प्रॉफिट हो सकता था वो आपको नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो बेसिकली ये आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, ठीक है, यानी सेलिंग माइनस कॉस्ट, ये एक तरह से प्रॉफिट ही होता है जब आप उसको बेच पाएंगे तो। ठीक है, तो C2 ही बेसिकली सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। सर सीटी को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। सीटी बेसिकली आपका, मान लीजिए आपके पास न्यूज़पेपर आप बेच सकते थे 100, ठीक है, लेकिन आपके पास 95 न्यूज़पेपर है, तो 5 की आपके पास शॉर्टेज है। ठीक है, 5 न्यूज़पेपर आपके पास शॉर्टेज में है, तो ये 5 न्यूज़पेपर क्या है बेसिकली, आप 5 न्यूज़पेपर और बेच सकते थे, लेकिन आपके पास क्या कहते हैं 5 न्यूज़पेपर नहीं है, तो ये आपका प्रॉफिट का लॉस हो रहा है 5 न्यूज़पेपर्स का। तो ये बेसिकली कितना लॉस होगा, वो उसके सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। ठीक है, तो दैट C2 इज शोइंग कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था अगर आपके पास वो 5 और न्यूज़पेपर होते। ठीक है, बट इन दिस केस हमारे पास वो न्यूज़पेपर नहीं है, दैट्स वाई CT इज शोइंग द लॉस, जो आप कमा सकते थे बट आप कमा नहीं पा रहे। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो शिवम? यस सर। किसने पूछा था? जिसने पूछा था क्लियर हो गया? सर हो गया क्लियर। ठीक, यस सर, थैंक यू। अब हम लोगों को एक क्वेश्चन से देखते हैं। मेरी यहाँ पे लाइट चली गई है तो किसी भी टाइम लैपटॉप बंद हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना कि गायब ही हो गया हूं। तो हमारे पास इसमें देखें हमारे पास एक टेबल है, इसको थोड़ा समझते हैं पहले। अभी ये क्वेश्चन नहीं है, बट आपको इससे ये क्वेश्चन किस तरह के प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ वो समझ में आएगा। ठीक है, सो इन दिस टेबल वी हैव D इज शोइंग द डिमांड्स, ठीक है, और P इज द प्रोबेबिलिटी कि वो डिमांड आएगी। ठीक, तो अगर इस वाली पूरी टेबल में देखें तो 10 की प्रोबेबिलिटी है 0.10, 15 की डिमांड की प्रोबेबिलिटी है, कोई भी सामान है उसकी 15 की प्रोबेबिलिटी है 0.10, 20 की है 0.20, 25 की है आपके पास 0.20। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये पूरी डिमांड और प्रोबेबिलिटी उनकी दे रखी है। ठीक है, यानी अगर आप किसी भी दिन पे आपके पास किसी भी पीरियड में डिमांड 10 आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 15 आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, इस तरह से डिमांड के करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, आपने क्वांटिटी खरीद रखी है Q30। ठीक है, हमने ये लेट करा है कि हमने क्या है
क्यू क्वांटिटी जो हमने खरीद रखी है, अगर इसको न्यूज़पेपर के टर्म्स में समझे तो 30 न्यूज़पेपर आपके पास है और ये उनकी डिमांड्स आने की प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। और इनमें कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 1 रुपए का और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 1.5 रुपए का, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना निकलेगा, ये देखना है हमें, ठीक है। सो बेसिकली कैसे निकालेंगे इसमें, सबसे पहले C1 और C2 निकालें। इसमें C1 C2 का वैसा रोल नहीं है, लेकिन बता देता हूँ कैसे निकालेंगे इन दिस केस। C1 है, C2 है, आपको C1 कैसे निकालना होता है। C1 अगर फॉर्मूले को देखूं मैं, C1 इज बेसिकली परचेस माइनस साल्वेज वैल्यू। साल्वेज क्या है, जो आपने खरीदा है, ठीक है। अगर आप सरप्लस होगा तो जो खरीदा होगा वो परचेज वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और साल्वेज वैल्यू अगर उसको बेच दिया आपने, वेस्ट जो आपके पास बचा रह गया उसको बेच दिया, तो वो साल्वेज वैल्यू है, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको साल्वेज वैल्यू दी नहीं है, तो दैट इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है। ये ₹0 हो जाएगी, तो जो भी परचेज प्राइस होगा दैट इज गोइंग टू बी और C1 वैल्यू, ठीक है। अगर C2 निकालूंगा दैट इज गोइंग टू बी सेलिंग माइनस परचेज प्राइस, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। C1 की वैल्यू कितनी होगी, जो कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, यानी परचेज प्राइस इज शोइंग यू C1। अगर इसमें हमें जो साल्वेज वैल्यू दी होती तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता, ठीक। और अगर C2 निकालने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी सेलिंग प्राइस विच इज 1.5 माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज 1, ठीक है। तो दैट इज C2 की वैल्यू आपके पास 0.50 हो जाएगी, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी में बेचता हूं तो प्रॉफिट कितना आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 0.50, ठीक है। अब इसमें ये आप जो टेबल पिछले इससे पहले वाले इसमें बनी थी, दैट इज शोइंग हियर आल्सो D इज योर डिमांड, P इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपके पास कितनी क्वांटिटी है, वी हैव स्टार्टिंग क्वांटिटी ऑफ 30, ठीक है, इसको ख्याल करिएगा। तो सेल्स अगर 10 की हुई, ठीक है, आपके पास डिमांड है 10 की और सेल्स की, अगर आपके पास 30 क्वांटिटी है तो सेल्स कितनी कर पाएंगे। अगर आपके 30 क्वांटिटी है तो आप 10 के 10 सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने 10 की सेल करी। अगर 30 क्वांटिटी है और 15 की डिमांड आई तो देन ऑल्सो आई कैन सेल 15। अगर 30 क्वांटिटी आपके पास 20 की डिमांड आई, इन दैट केस सेल्स विल बी ऑल्सो 20 क्वांटिटी। और अगर आपके पास 30 क्वांटिटी है और 25 की डिमांड आई तो 25 आप पूरा कर सकते हैं। 30 की डिमांड है और 30 आपके पास है तो 30 की 30 कर सकते हैं। बट इससे ऊपर जब जाएगा, 35 की डिमांड है बट आपके 30 क्वांटिटी इज ओनली 30, देन द सेल्स ओनली यू कैन सेल ओनली 30 क्वांटिटीज ओनली, ठीक। जब 40 की डिमांड है तब आप 30 कर पाएंगे। ये समझ में आ रहा है कि क्यों कह रहा है, क्योंकि आपके 30 ही क्वांटिटी है तो उससे ज्यादा तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। तो सेल बेसिकली जब तक ये गिवन क्वांटिटी से कम रहेगा तब तक तो आप सेल कर पा रहे हैं, बट जैसे ही 30 से ऊपर जा रहा है तो आप 30 से ऊपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, ठीक। कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपकी, कॉस्ट पड़ेगी जितने आपने खरीदा होगा। तो क्यू अगर मेरी 30 है और कॉस्ट प्राइस आपके पास 1 रुपए का है तो कॉस्ट कितनी आएगी, हर की 30 आएगी। तो मैंने सबके लिए लिख लिया 30 आपने जो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, ठीक। अब मैं देखूं कि रेवेन्यू कितना आ रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, बेसिकली रेवेन्यू इज बेसिकली सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय योर सेल्स, ठीक है। तो फॉर 10 क्वांटिटी ऑफ सेल्स वी गेट रेवेन्यू ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 विच इज गोइंग टू बी 15, ठीक है। Similarly, for 15 quantity of sales, we are going to get 15 multiplied by selling price, which is 1.5, that is equal to 22.5. Similarly, sales of 20, we are going to get multiplied by 1.5. 30 कहाँ से आ गई? 30 ये इस तरह से आई, देखिए आपने जब सामान खरीदा हुआ, that is quantity आपका 30 है, स्टार्टिंग क्वांटिटी, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 1 रुपीज का, ठीक है। तो आपने 30 खरीद लिया है तो 30 के 30 ही पड़ेंगे आपको रुपए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ओके सर, ठीक है। तो वो सब में ये 30 वहीं लिखा है कॉस्ट, ठीक। क्योंकि वो आपके लिए फिर आप ये देखना है कि प्रॉफिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 30 कॉस्ट तो आपने लगा चुके हैं ना सब में, चाहे कितनी भी डिमांड हो आपने 30 रुपए लगाना है, क्योंकि क्वांटिटी आपको गिवन 30 है, ठीक। सो बेसिकली आपने निकाल लिया रेवेन्यू। समझ में आ रहा है कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय सेल्स, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस होगा मल्टीप्लाई बाय सेल्स इज गोइंग टू बी रेवेन्यू, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट विल बी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। So 15 minus 30, that revenue the profit will be or minus 15. Similarly, for the second one, 22 minus 30, that is going to be minus 7.5, ठीक। आप प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितने का बेचा, ठीक है, that will be revenue माइनस प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट, ठीक। तो आपके पास रेवेन्यू कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस से आपने जो निकाला था 15 पहले वाले क्लिप, 15 माइनस 30 दैट विल बी और माइनस 15। फॉर सेकंड वन 22.5 माइनस 30 दैट विल बी माइनस 7.5। फॉर थर्ड वन दैट विल बी 0,
ठीक, दिस इज हाउ यू कैन मेक द टेबल ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो। ठीक, अब मुझे क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड का मेरा मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड से मेरा मतलब है कि आपको कितनी की आशा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इतना ही प्रॉफिट हो, कितने की आशा है जब प्रॉपर्टीज ये हो रही है। ठीक, मतलब एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि आपका इतना ही प्रॉफिट हो, क्या पता इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है, बट आपका पुराना डाटा था जिससे आपने प्रॉबिलिटी निकाली और आप ये देख रहे हैं कि इन प्रॉबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है। ठीक, ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं वैसे। तो ये आपके पास प्रॉफिट हो गया। ठीक, इसको बेसिकली आप जब प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट को, तो आपके पास एक्सपेक्टेड क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड आपके पास प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, सो बेसिकली क्या करेंगे इसमें, -15 मल्टीप्लाई बाय 0.10। ठीक है, तो दैट इज -15 मल्टीप्लाई बाय 0.10, सिंपली -7.5 मल्टीप्लाई बाय 0.10, इन सबको ऐड करते चले जाइए। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0.20, 0.20 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 0.30 मल्टीप्लाई बाय 15, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 0.05 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक, ये बात समझ में आ गई कैसे कर रही है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, ये आपकी आशा है कि इतना प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द प्रोबेबिलिटी मॉडल बेसिकली वर्क्स। ठीक है, तो उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटीज होगी, उसके बेसिस पे आपको चीजें देखनी है। ठीक, अब इसमें जो बेसिकली आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जो आपके पास कॉस्ट जो एक्सेस में जा रही है और कॉस्ट और शॉर्टेज जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक ऑप्टिमम क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास सामान एक्सेस भी ना हो जाए, क्योंकि वो क्या करेगा, सरप्लस कॉस्ट को ऐड करेगा और अगर वो कम हुआ तो आपके पास शॉर्टेज आएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में तो अगर 30 मैंने खरीदे हैं, क्योंकि वैल्यू अगर मेरे पास 30 है, तो मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा, मैं 30 के 30 बेच दूं, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी बेस है। ठीक है, आप तो डिमांड को देखेंगे नहीं, डिमांड तो कस्टमर के उससे आएगी, तो आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। दीज टाइप ऑफ मॉडल्स आर मोर रियलिस्टिक एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव स्टडीड प्रीवियसली। उसमें क्या था कि आपको इतना है इतना है इतना है तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, आपके पास प्रोबेबिलिटी ही होती है कि इतना आने की चांसेस है। ठीक, so these type of model which we are studying today, which are called single and multi period model, are more useful for your practical purposes। ठीक, अगर आप पूछे कि जनरली पूछा कौन से जाता है ज्यादा क्वेश्चंस, तो जनरली उन वाले मॉडल से ज्यादा आते हैं, क्योंकि दोज आर सिंपलर वन। ठीक, सो अब हम लोग और आगे देखें इसमें। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे उससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि ये कुछ इस तरह से प्रोबेबिलिटी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, डिमांड इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन वी हैव डिमांड्स ऑल्सो D1 D2 D3 D4 एंड करस्पॉन्डिंग वी हैव प्रोबेबिलिटीज ऑफ दैट दोज डिमांड। ठीक है, तो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए वी हैव दिस रिलेशन विच इज PI -1 इज लेस देन C2 by C1 plus C2 एंड लेस देन PI। ठीक है, इसको समझते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा जहां तक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। ठीक है, डिमांड आपको पता करनी है। अभी तक क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें पता था कि क्यू की 30 वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो अब बट आपके पास सेम प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटा है, जिसमें आपको क्या दे रखा है, सीरियल नंबर है पहले वाले में, उसके साथ आपको डिमांड दे रखी है, उसके साथ में प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि आपको कितना क्वांटिटी रखना चाहिए वो बताइए, कि कितने की डिमांड आने वाली वो बताइए। तो आप इस तरह से करेंगे, वो बता रहा हूं। ठीक, सो सबसे पहले आप ये निकालेंगे C1 C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको परचेज प्राइस दे रखा है 8, सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 11, साल्वेज वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, इसके अलावा आपको डिमांड दे रखी है और प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक, सो सेम चीज इज रिटन हियर, वी हैव सीरियल नंबर, द डिमांड्स आर रिटन हियर एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आर रिटन हियर। ठीक, सबसे आपको पहले आपको क्या निकालना है, इसके साथ में आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज को निकालना है। ठीक है, सो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वहां से स्टार्ट करेंगे 0.20 विच इज रिटन हियर। ठीक, प्लस अब जो नेक्स्ट वाली प्रोबेबिलिटीज में ऐड करते चले जाइए। ठीक, 0.20 प्लस 0.11। ठीक है, तो दैट विल बी 0.31, 0.31 प्लस 0.31 प्लस 0.10 दैट इज गोइंग टू बी 0.41। ठीक है, अब 0.41 आया तो उसको 0.09 में ऐड कर लेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.050। ठीक, अब 0.50 को 0.08 में ऐड कर लेंगे, तो देन इट विल गोइंग टू बी 0.58। ठीक है, ऐसे सब आप सबको कर लेंगे, यू कैन गेट
अब लास्ट में क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो क्यूमुलेटिव करके आपके पास 1 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 लास्ट में 1 नहीं आया और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा होता तो यहाँ पे 100% आना चाहिए था, ठीक है। सो बेसिकली ये 1 क्या दिखा रहा है लास्ट में, तो ये दिखा रहा है कि आपने इस एडिशन या फिर डाटा आपके पास सही था। अगर यहाँ पे एट लास्ट में 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपके पास आपने या तो आपने मिस्टेक करी या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की करस्पॉन्डिंग, ये तो आपने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल ली, साथ में आप एक वैल्यू निकालेंगे विच इज C2 बाय C1 प्लस C2, ठीक। सो C2 आपने C1 कैसे निकालेंगे, C1 जैसे मैंने बताया था, C1 जैसे स्टार्टिंग में बताया था, सरप्लस कॉस्ट है, जो कि आप यू कैन C1 how you will get purchase minus salvage value and C2 how you will get selling price minus purchase value, okay। so this is how you can get C1 and C2, ठीक। तो परचेज है आपके पास 8 का और साल्वेज आपको 4 की दे रखी है, तो 8 माइनस 4 दैट इज C1 की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, ठीक। सिमिलरली C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, C2 विल बी सेलिंग प्राइस विच इज 11 माइनस परचेज प्राइस विच इज 8, ठीक है। तो 11 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड C1 एंड C2। P की वैल्यू, एक P की वैल्यू निकालेंगे विच इज बेसिकली द मिडिल पोर्शन जो यहाँ पे दिख रहा है, C2 बाय C1 प्लस C2, ठीक है। तो C2 बाय C1 प्लस C2 निकाला आपने, विच इज C2 आपकी वैल्यू 3 आई है, प्लस 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0.43। अब ये देखिए कि ये जो 0.43 है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज में कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। सो अगर मैं ये देखो 0.43 किन किन के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं ये देखूंगा 0.43 यहां पे कहीं लाई कर रहा होगा, बस ये 0.41 और 0.50 के बीच में लाई कर रहा होगा। सो बेसिकली ये यहाँ पे 0.43 आना चाहिए, ठीक। तो ये किस किस पेज किस के बीच में, ये बेसिकली P3 और P4 के बीच में, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव P3 एंड P4 रिटन हियर, ठीक, विच जिनकी प्रोबेबिलिटी है 0.40 और 0.50, दैट्स व्हाई 0.441 और 0.43 के बीच। सर आपकी आवाज चली गई थी बीच में, सर आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज चली गई थी सर आपकी। कितनी देर से गई है? बस 1 सेकंड सर, मुश्किल से 1 सेकंड या 10 सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड 10 सेकंड में फर्क नहीं मालूम। ये है आपका C2 बाय C1 प्लस C2, ठीक है। ये समझ में आया क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? हेलो, यस सर, यस सर, यस, ठीक है। तो 0.43 इस वजह से आ गया है हमारा C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब ये किस किस के बीच में है, दिस इज बिटवीन 0.41 एंड 0.50 के बीच में, दैट इज 0.43, ठीक। अब मैं ये P3 और P4 क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज इसके ऊपर वाला P3 है, उसके नीचे वाला P4 है, ठीक है। ये सीरियल नंबर P3 के करस्पॉन्डिंग है, सीरियल नंबर P4 के करस्पॉन्डिंग, ठीक। ये किस किस के बीच में, 0.41 और 0.50 के बीच में, ठीक है। तो कितनी ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास रखनी चाहिए, तो हमेशा वैसे इसके बहुत बेसिक रूल्स होते हैं, बट आप ये चीज समझिए कि आपके पास अगर चांसेस है 0.43 क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आने के, विच इज C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 अगर आपके पास आ रहा है, तो आप कितना रखेंगे क्वांटिटी, उससे ऊपर वाले को रखेंगे विच इज योर 0.50, ठीक है। ऑर्डर इसके करस्पॉन्डिंग जो डिमांड होगी उसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है, विच इज योर 28। तो अगर आप 28 रखते हैं अपने पास क्वांटिटी, तो ये है कि आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला लगा के आपको ये पता करना है कि कौन सी क्यूमुलेटिव में कहां पे आप लाई करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप डिमांड को बता सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर हो सकता है कि आपको कितनी ब्रेड्स, मतलब ये ब्रेड वाला क्वेश्चन था, कितनी ब्रेड्स रखनी चाहिए, तो देयरफॉर द ऑप्टिमल साइज इज ऑफ 28 ब्रेड्स। 28 किसके करस्पॉन्डिंग है, 0.50 के करस्पॉन्डिंग आपके पास डिमांड है 28 की, ठीक है। अगर इधर आप ध्यान दें, विच इज 0.50 क्यों लिया, क्योंकि ये 0.43 से बाद में आया, ठीक है। इससे थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे, ठीक। आपका क्वेश्चन हो सकता है सर 0.41 को क्यों नहीं लिया, 0.41 को इसलिए नहीं लिया कि आप उसको भी ले सकते हैं, बट इन दैट केस आपके पास थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसके थोड़ा सा ऊपर वाले को ले लिया, 0.50 वाले का, आप तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट होने के, एक्सपेक्टेड मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस, ऑप्टिमल अगर मैं वैल्यू की बात करूं, ठीक। हेलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। इसके बाद है हमारे पास सिंगल पीरियड विद इंस्टेंटेनियस डिमांड। इसमें बेसिकली क्या होता है, सिंगल पीरियड विद इंस्टेंटेनियस डिमांड में बेसिकली क्या होता है, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, C1 और C2 की जो वैल्यूज है दैट इज नॉट द सेम विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ, ठीक है। C1 इज हियर रिटन एज होल्डिंग कॉस्ट एंड C2 इज रिटन हियर इज शॉर्टेज कॉस्ट, ठीक है। हम इसमें ये मान लें कि लीड टाइम इज 0, जैसे ही आपने ऑर्डर दिया आपको सामान मिल रहा है, ठीक। तो इसमें लेकिन सिंगल पीरियड विद इंस्टेंटेनियस डिमांड का मतलब ये है
कि आपके पास क्यू क्वांटिटी है और डिमांड एकदम से आई है, ठीक है। ये नहीं कि डिमांड आपके पास एक टाइम पीरियड के अंदर आ रही है, डिमांड एकदम से आनी है, ठीक। और डिमांड का जो रेट है दैट इज आर, ठीक है, डिमांड का रेट है आर, क्यू आपके पास स्टॉक है, टाइम इंटरवल जो है विच इज कांस्टेंट विच इज टी, ठीक है, टाइम, इस टाइम के अंदर ही आपके पास डिमांड आने वाली है, ठीक। तो इसमें दो चांसेस हो सकती हैं कि आपके पास जो डिमांड है वो ज्यादा आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, ठीक है। अगर आपके पास जो क्वांटिटी क्यू है, अगर उससे आपके पास डिमांड कम आई है, इन दैट केस वी हैव इन्वेंट्री कुछ बची रह जाएगी। आपके पास क्यू क्वांटिटी थी बट आपके पास डिमांड खाली आर की आई है, देन इन दैट केस इन्वेंट्री आपके पास बची रह जाएगी और शॉर्टेज नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज द नो शॉर्टेज मॉडल। जब क्या होगा, जो आर की वैल्यू क्यू से कम होगी, क्यू क्या है बेसिकली जो इन्वेंट्री आपने रखी है, और आर इज जो है कंजप्शन रेट है। और उसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टेंटेनियस डिमांड है, ठीक है, इसमें बस एक ही बार में डिमांड आ रही है, ठीक, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली डिमांड आ रही है। ये मॉडल इस तरह से है कि इसमें एक साथ ही एक ही बार में डिमांड आ रही है, एक बार में आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई, ठीक है। सो इसमें वही चीज दिखाई है, क्यू आपके पास क्वांटिटी थी विच इज शोन हियर, और उसमें से आर आपके पास क्या 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 आपने एकदम से डिमांड आई, आपने खत्म कर दिया, तो आज क्वांटिटी कितनी बची रहेगी, क्यू माइनस आर बची रहेगी, ठीक है, इन द गिवन टाइम पीरियड। अगर इसके अलावा अगर ये हुआ कि आर की वैल्यू आपके पास ज्यादा बड़ी आ गई क्यू से, देन इन दैट केस जो आपके शॉर्टेज हो जाएगी विच इज योर आर माइनस क्यू के बराबर, ठीक है। सो आप इस मॉडल को देखते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इजी है इसलिए समझा देता हूं। तो आपके पास सपोज पहले वाली कंडीशन में है जब आर इज लेस देन क्यू, ठीक है, आर इज लेस देन क्यू वाले केस में क्या होगा, जब इस वाले मॉडल के अंदर क्या होगा कि आपके पास इन्वेंट्री बची रह जाएगी, कितनी इन्वेंट्री बची रह जाएगी गिवन टाइम पीरियड के अंदर, क्यू माइनस आर बची रह जाएगी, क्योंकि क्यू आपके पास क्या था, आपके समान था बट आर जो है डिमांड आई थी, ठीक है, तो क्यू माइनस आर इन्वेंट्री बची रह जाएगी, और इसको रखने के लिए मुझे क्या लगेगा, होल्डिंग कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो C1 इज शोइंग होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर द गिवन टाइम पीरियड। सो बेसिकली अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई बाय C1 जब आर की वैल्यू इज लेस देन क्यू, ठीक। अब होल्डिंग कॉस्ट जब आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन क्यू, ठीक है, आर की वैल्यू, अब दूसरे वाले में आर की वैल्यू जब ग्रेटर देन क्यू होगी तब होल्डिंग कॉस्ट लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आज जब आर की वैल्यू क्यू से बड़ी होगी इन दैट केस क्या होगा कि आपके पास शॉर्टेज होने वाले हो जाएगी, ठीक है, यानी डिमांड इज मोर देन योर सप्लाई, ठीक है। तो इन दैट केस जो क्वांटिटी आपके पास जो होल्डिंग में रहेगी वो जीरो रहने वाली है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन C1 मल्टीप्लाई बाय जीरो जब आपका जब शॉर्टेज हो रही है, ठीक। अब दूसरी चीज को देखें, जब शॉर्टेज कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट टाइम, जो टाइम पीरियड है उसके लिए कितनी रहेगी, विच इज C2, ठीक है। तो C2 मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो कब, जब R इज लेस देन Q, ठीक है, जब पहले वाले में है, इसमें शॉर्टेज है नहीं, तो दैट्स व्हाई शॉर्टेज कॉस्ट के लिए C2 मल्टीप्लाई बाय जीरो हो रहा है। और जब आपके यहाँ शॉर्टेज होगी, जब कब होगा शॉर्टेज, जब R इज ग्रेटर देन Q, ठीक है। सो बेसिकली ये तो R माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय C2 जब तब आएगी आपके पास जब आपका शॉर्टेज होगी, ठीक है। अब इसको इस चीज को पूरा सा क्यूमुलेटिव निकाले, अगर हम सी क्यू वैल्यू निकाले टोटल कॉस्ट की, ठीक है, किसी भी टाइम पे, और मल्टीप्लाई करें उसको प्रोबेबिलिटीज से, ठीक है, बड़ा सिंपल है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने की कोशिश मत करिएगा, ध्यान से देखिए इधर पे, ये जो चार चीजें लिखी हैं यहाँ पे शॉर्टेज आएगा, ठीक है। जब ये चार चीजें लिखी हैं यहाँ पे, उनको हमें ये उसी से ये चीज बनी है, ठीक है। तो सी क्यू अगर टोटल कॉस्ट निकालेंगे विच इज आर इक्वल टू जीरो टू क्यू, ठीक है, आर इक्वल टू जीरो से लेकर आर की वैल्यू जब तक क्यू तक है, तब ये क्यू माइनस आर इंटू सी वन होगा, तो दैट इज क्यू माइनस आर इंटू सी वन मल्टीप्लाई ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी, ठीक, प्लस उससे ऊपर क्यू प्लस वन, क्यू प्लस वन से लेकर इन्फिनाइट तक, बेसिकली यहाँ पे इन्फिनाइट लिख रहे हैं लेकिन वहां पे आपको वैल्यूज दे रखी होती है, ठीक। तो क्यू प्लस वन से लेकर इन्फिनाइट तक C1 मल्टीप्लाई बाय जीरो, ठीक है, तो C1 मल्टीप्लाई बाय जीरो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी दैट इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है, यानी जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी जीरो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो C2 मल्टीप्लाई बाय जीरो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी फ्रॉम कहां से कहां तक, R इक्वल टू जीरो से Q क्वांटिटी तक, ठीक है, तो R इक्वल टू जीरो से Q क्वांटिटी तक प्लस Q प्लस वन से लेकर Q तक, Q प्लस वन से लेकर Q तक, ये बेसिकली इनफाइनाइट जाएगा, R माइनस Q से C2 मल्टीप्लाई बाय PR, ठीक। अब ये भी जो है आपका, इसमें जो याला भी जीरो होने वाला है क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बेसिकली आपका इतना बचेगा, ठीक। अब क्या है बेसिकली, अगर मान लीजिए ये है क्या, होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट है, और ये आपका एडिशन करके मिली है, ठीक है। CQ इज द वैल्यू
अगर मैं ये बोलूं कि ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आ जाएगा ये चीज, कि अगर मैं ये बोलूं कि Q जो है आपके पास ऑप्टिमम है, ठीक है, अगर मैं ये मानता हूं कि Q मेरे पास ऑप्टिमम है, तो बेसिकली जो कर्व है आपका, जो टोटल कॉस्ट कर्व है, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। जब ये क्या दिखा रहा है, होल्डिंग प्लस शॉर्टेज कॉस्ट दिखा रहा है, और टोटल कॉस्ट कर्व में अगर भी मैं ये बोल रहा हूं Q मेरा ऑप्टिमम वैल्यू है, यानी इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी है, तो बेसिकली ये क्या है, Q क्या दिखा रहा है, Q ये दिखा रहा है जहां पे कॉस्ट सबसे कम आएगी, ठीक है। आप इससे अगर Q माइनस 1 करेंगे, ठीक है, Q माइनस 1 क्वांटिटी रखेंगे तब भी कॉस्ट ज्यादा आने वाली है, और Q प्लस 1 करेंगे तब भी आपके पास ज्यादा कॉस्ट आने वाली है, ठीक है। तो Q क्वांटिटी पे आपके पास सबसे कम कॉस्ट आएगी, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अगर मैं इसको दोबारा से रीअरेंज करके लिखूं, C अगर ये मैं मानता हूं कि Q जो ऑप्टिमम वैल्यू है, तो CQ जो कॉस्ट एट Q ऑप्टिमम वैल्यू है, Q इज ऑप्टिमम, तो कॉस्ट एट Q इज ऑल्सो मिनिमम, ठीक है, बात समझ में आ रही है। Q अगर मेरी ऑप्टिमम इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी है फॉर दिस प्रॉब्लम, तो कॉस्ट सबसे कम आएगी इन दैट केस, तो CQ की वैल्यू सबसे कम होगी, उससे CQ माइनस 1 भी जो है ज्यादा होगा, और CQ प्लस 1 भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, CQ प्लस 1 माइनस CQ इज ग्रेटर देन 0, ये क्या दिखा रहा है, CQ प्लस 1 की वैल्यू, CQ छोटा रहेगा CQ प्लस 1 से, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। और उसके अलावा क्या है, CQ की वैल्यू अगर मैं CQ माइनस 1 से करूं, तो CQ माइनस 1 भी कम होगा CQ से, ठीक है, सॉरी, CQ माइनस 1 की वैल्यू जो ज्यादा होगी CQ से, बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं ये बोलूं ग्राफ के फॉर्म में समझाऊं, Q और अगर ये टोटल कॉस्ट का जो कर्व होता है, कॉस्ट वर्सेस क्वांटिटी वाले में, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि Q जो है मेरा ऑप्टिमम है, ठीक है, तो उससे मैं कम खरीदूं, विच इज Q माइनस 1 और Q प्लस 1 जो है, दोनों की वैल्यू, कॉस्ट की दोनों की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है, एज कंपेयर टू CQ। तो ये सेम चीज है, CQ माइनस 1 जब करेंगे तो देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेस देन 0, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज लिखी है। अब इसमें क्या करा है इन्होंने, अब इसको रीअरेंज करा है, ठीक है। इसमें से क्या इस तरह से देखिए कि अगर मैं CQ प्लस 1 माइनस CQ को अगर मैं डेल्टा CQ लिखूं, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, वो यहां पे लिख दिया हमने, ठीक। और सिमिलरली अगर मैं CQ माइनस 1 को, इसको क्या लिखूं, डेल्टा CQ माइनस 1 लिखूं, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेस देन 0, ठीक है। तो इट इज रिटर्न हियर। तो 0 से बड़ा क्या रहेगा, ये वाला पोर्शन रहेगा 0 से बड़ा, और 0 से कम कौन सा रहेगा, ये वाला पोर्शन रहेगा। तो उसको डेल्टा फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, ठीक। अब इन्हीं की वैल्यू निकालने क्या क्या रखना है। अब ये जो आपने फॉर्मूला निकाला है, इसी को यूज करके ये Q माइनस 1 और CQ की वैल्यू, ये डेल्टा CQ और डेल्टा CQ माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो डेल्टा CQ पहले निकाला, ठीक, इन्होंने, विच इज योर डेल्टा CQ क्या है, डेल्टा CQ जो हमने माना था दैट इज CQ प्लस 1 माइनस CQ, ठीक है, ये हमने डेल्टा CQ माना था। तो यहाँ पे डेल्टा CQ प्लस 1 माइनस CQ, इसको जब इसमें आप इसमें बेसिकली इसके बाद क्या कर रहा है, ये जो फॉर्मुलेज हैं उसमें Q की जगह जब CQ प्लस 1 वाली बात आ रही है, तो वहां पे Q की जगह Q प्लस 1 रख दिया, और CQ की जब बात आ रही है तो CQ को CQ की तरह रखा है, ठीक है, यानी Q को Q की तरह रखा है। और उसके बाद ये इस फॉर्मूले में डाल दिया है इन्होंने। उसके बाद जो एलिमिनेशन है, उसके बाद ये वैल्यूज आएगी आपके पास, विच इज योर C प्लस 1 सिग्मा R इक्वल टू 0 टू Q PR विच इज योर प्रोबेबिलिटी माइनस C2, ठीक। अब हमें ये पता है कि डेल्टा CQ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा CQ की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू 0 से बड़ी है। तो ये चीज हमने यहाँ पे इस तरह से लिख ली, ठीक है, कि ये जो वैल्यू निकल गया है हमारे पास, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिमिलरली आप जो है दूसरे के लिए करेंगे, विच इज योर डेल्टा क्यूब माइनस 1, ठीक है, और जब इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन 0 आनी चाहिए। तो आपके पास एक रेंज निकल आ जाएगी, विच इज, और लास्ट में ये फॉर्मूला बचेगा, विच इज दिस वन, ठीक है, विच इज R इक्वल टू 0 से Q माइनस 1 प्रोबेबिलिटी is less than C2 by C1 plus C2 and less than R equal to 0 से Q probability, ठीक। ये जो चीज है, दिस इज द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर ये आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये डेरिवेशन की ज्यादा झंझट की बात नहीं है, ठीक है। और आपका ये पता होना चाहिए, डेरिवेशन आता है एग्जाम में, ये आज तक तो नहीं आया है जहां तक मेरी नॉलेज में, ठीक है। ये क्वेश्चन ही नहीं आते हैं ये सिंगल पीरियड मल्टी पीरियड मॉडल से जल्दी, ठीक है। तो लेकिन तब भी सिलेबस में है ये। और
ये इस तरह से फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब मैं बहुत सारे इस तरह से डेरिवेशन हो सकते हैं, बट मैं सब नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा ये क्या था, आपके पास ये जो मॉडल है इसमें ये चीज, ये जो है सबसे पहली बात है इंस्टेंटेनियस डिमांड वाला है, ठीक है। एक साथ डिमांड आई है, बट ये एक है इसमें डिस्क्रीट मॉडल है ये, ठीक है। अगर यही कंटिन्यूस होता है इन दैट केस, जो अगर ये मॉडल अगर मेरे पास ये डिस्क्रीट फॉर्म में है, अगर ये कंटिन्यूस होता देन द फॉर्मूलाज विच वी आर गोइंग टू गेट इंस्टेंटेनियस डिमांड विद कंटिन्यूस यूनिट्स, ठीक है। कंटिन्यूस यूनिट होती। अब जो भी हम मॉडल डिस्कस कर रहे हैं उसमें यही चीज होने वाली है, एक तो कंटिन्यूस होगा, एक डिस्क्रीट होगा, ठीक है। तो अब पहले मैंने ये जो फॉर्मूला आपको ये डिराइव करा है दैट इज फॉर डिस्क्रीट, एंड ये अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज फॉर continuous, which is cost matrix is going to be this formula, and the final result of after derivation is this one, ठीक है। 0 to q fr dr equal to c2 by c1 plus c2। अब यह चीज ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ पे c2 और c1 क्या है, कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पे c2 और c1 वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे c2 और c1 क्या है? होल्डिंग कॉस्ट है सर और शॉर्टेज कॉस्ट है, ठीक है। जो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें थोड़ा डिफरेंट था, ये चीज बड़ी सरप्लस और शॉर्टेज है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी, ये एक घुमा फिरा के की बात कर रहा है, बट आपको इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो इसमें जैसे आपके क्वेश्चन है, ये आपके पास फंक्शन दे रखा है fr, ठीक है, और Q क्या है बेसिकली आपका, ये Q दिखा रहा है आपका ऑप्टिमम क्वांटिटी, ठीक है, और ये होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दिखा रहा है C1 एंड C2। अब इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं तब समझ में आएगा, ठीक। आपके पास है ए बेकिंग कंपनी सेल्स केक बाई किलोग्राम्स, इट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 50 पैसा ए किलोग्राम ऑन एवरी किलोग्राम सोल्ड, ठीक है। ऑन द डे इट इज बैक, इट डिपोजेस ऑफ ऑल केक्स नॉट सोल्ड ऑन द डेट इज it is baked at a loss of 12 paisa a kilogram. If demand is a rectangular between 2000 and 3000, determine the optimum daily amount, ठीक है। तो आपको क्या पता करना है, क्यू की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है, ठीक है। और इसमें क्या है, मॉडल कंटिन्यूस है, आपको डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं दे रखा। डिस्क्रीट फॉर्म में अगर दे रखा होता तो उसमें बेसिकली आपको एक टेबल दी होती है जिसमें क्या होगा, अगर डिमांड्स दे रखी होंगी और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी। इसमें क्या है कि आप क्या बता दिया है कि डिमांड इज रेक्टेंगुलर है, तो इसका मतलब एक फंक्शन तरीके बनना है। फंक्शन क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर फंक्शन इज योर fr इक्वल टू 1 माइनस b माइनस a, ठीक है। यानी इसमें क्या है, b की वैल्यू 3000 है और a की वैल्यू 2000 है, और रेंज क्या रहेगी बिटवीन 2000 एंड 3000, और इसके अलावा 0, ठीक। तो दिस इज योर फंक्शन, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे विच इज 1000 फॉर 2000 to 3000 है, 0 अदरवाइज, ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को सबसे पहले C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, आप इसमें से कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या कैसे क्या निकाला। इफ इट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 50 पैसा, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि सर ये तो C1 की वैल्यू भी होनी चाहिए थी, बट दिस इज नॉट C1, ठीक है। ये आपका क्या दिखा रहा है, C2 दिखा रहा है, ठीक। C2 इज जो सेलिंग प्राइस, अगर वो प्रॉफिट कमा पा रहा है, ठीक। और यहाँ पे 12 जब लॉस करता है, यानी साल्वेज वैल्यू के अलावा है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज C1 एंड C2, ठीक। अब इस वाले में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फंक्शन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, और C2 और C1 की हमें वैल्यूज पता है, ठीक। तो C1 इस फंक्शन कहां से जाएगा, 0 टू क्यू fr dr विच इज 0 टू 2000, सबसे पहले fr प्लस 2000 टू क्यू। अब मैंने 0 टू 2000 क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है कि 0 से लेकर 2000 तक मेरे पास है ही नहीं को, तो वो अदरवाइज 0 होने वाला है, और मेरी क्वांटिटी इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगी, 2000 से 3000 के बीच में लाई करेगी, तो मैं यहाँ पे क्यू मान ले रहा हूँ उसको कि क्यू क्वांटिटी मेरी होनी चाहिए, ठीक। सो 0 टू 2000 ये फंक्शन जब मैं लिखूंगा, दिस इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। क्यों होने वाला 0, क्योंकि 2000 से 3000 की रेंज है हमारी, तो 2000 से क्यू के बीच में मैंने लिखा। अब आपके क्वेश्चन आएगा सर 2000 से 3000 के बीच में क्यों नहीं इसको इंटीग्रेट करा, इसलिए इंटीग्रेट नहीं करा क्योंकि आपको क्यू क्वांटिटी पता करनी है कि जहां पे ऑप्टिमम होगा, ठीक है। तो दैट क्यू की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, वो 3000 नहीं है, ठीक। और वो क्यू की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। दैट्स वाई 2000 से क्यू लिखा। अब फंक्शन दैट द फंक्शन विल बी 1 अपॉन 1000 फ्रॉम 2000 टू क्यू, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, C2 बाई C1 प्लस C2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपके पास सब चीजें हैं, क्यू की वैल्यू नहीं पता है, बस इसके अलावा सब चीजें आपको पता है, ठीक है। तो आप ये जो है आप इसके करस्पॉन्डिंग क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज योर 2806.45। और ये मॉडल क्या है, दिस मॉडल इज फॉर इंस्टेंटेनियस डिमांड विद कंटिन्यूअस यूनिट्स, ठीक है। और इसमें सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है आपको, और इसके करस्पॉन्डिंग आप क्यू भी पता कर सकते हैं। अगर मतलब सिंपल है कि अगर मान लो क्यू दे रखा है तो C1 और C2 की वैल्यू पता कर लेंगे,
इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। फंक्शन आपको दिया होगा, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं, या C1 की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं, C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू इन दिस प्रॉब्लम फॉर ऑप्टिमम क्वांटिटी, ठीक है। क्यू क्या है, बेसिकली ऑप्टिमम क्वांटिटी दिखा रहा है फॉर इंस्टेंटेनियस डिमांड विद कंटिन्यूअस यूनिट, ठीक। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा हमारे पास है अदर टाइप्स है सिंगल पीरियड विद यूनिफॉर्म डिमांड। इस वाले केस में क्या होता है, देखिए हमसे पहले जैसे मैंने बताया, ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले जैसे मैंने बताया कि सिंगल पीरियड विद इंस्टेंटेनियस डिमांड था, बट अब में क्या है, इसमें सिंगल पीरियड है। सिंगल पीरियड है, इसका मतलब यह है कि किसी टाइम पीरियड की बात हो रही हुई और साथ में यूनिफॉर्म डिमांड है, यानी जो डिमांड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है और लगातार चल रही है, ठीक है। तो आपके पास क्यू क्वांटिटी थी स्टार्टिंग में और डिमांड आपकी आर रेट से आ रही है, ठीक है। आर मतलब आर जो है डिमांड है टोटल, बट वो एक साथ नहीं आई। इसमें इससे पहले क्या हो रहा था कि वो एक साथ डिमांड आई थी, दैट्स व्हाई दैट दिस मॉडल इज फॉर इंस्टेंटेनियस डिमांड एंड दिस मॉडल इज फॉर यूनिफॉर्म डिमांड, ठीक है। इसमें भी हम लोग आगे देखेंगे। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स फॉर दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। फर्स्ट वन योर डिस्क्रीट मॉडल एंड सेकंड इज योर कंटिन्यूअस मॉडल, ठीक है। इस चीज को बड़ा ख्याल से करिए। अब बात ये आती है कि कैसे इस क्वेश्चन को मतलब कैसे ये फॉर्मूले क्या है, बेसिकली इसको डेरिवेशन में नहीं कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म डिमांड विद डिस्क्रीट यूनिट्स के लिए ये दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। टिपिकल सा लग रहा है, अगर आपको पता है तो आप इसका क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में लंबे लंबे से लग रहा है, बट द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, ठीक। आपको बेसिकली जब डिस्क्रीट यूनिट्स दे रखी होगी तो उसमें एक टेबल बना के दे रखी होगी, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, ठीक। सो बेसिकली आर से Q-1 तक ये फाइंड आउट करेंगे और राइट हैंड साइड के लिए ये C2/C1 प्लस C2 क्या है, बेसिकली C1 इज द कैरिंग कॉस्ट एंड C2 इज द शॉर्टेज कॉस्ट, ठीक। सिमिलरली फॉर यूनिफॉर्म डिमांड वी हैव दिस फॉर्मूला, ठीक। इसका बेसिकली अगर आप कोशिश करेंगे तो बुक में डेरिवेशन में मिल जाएगा, बट आई थिंक दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट, ठीक। तो फॉर डिस्क्रीट एंड फॉर कंटिन्यूअस वी हैव दिस फॉर्मूला, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आज कराऊं कि कल कराऊं? हेलो हेलो, मेरा लैपटॉप कभी बंद हो जाएगा, कल करें सर कल करवाएगा फिर। जो सर कल करिए, कल करिए। एकदम से बंद हो जाएगा मेरे बैठ, हाँ ठीक है।